So students, let us discuss another important chapter from democratic politics, class 10th. ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल पार्टीज नेम से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स सभी सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी. राजनीतिक दल, इनका मतलब क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों से मिलकर बनती है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल, बिलोंग्स टू सेम आइडियोलॉजी एंड दे कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम. इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे लोग जो सेम आइडियोलॉजी, सेम विचारधारा से बिलोंग करते हैं, वो साथ आकर एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में जुड़ जाते हैं और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम के लिए, वर्किंग के लिए क्या ज़रूरी है? तो जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की है, जो उसके लीडर्स हैं, वो उसकी बुनियाद होते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं. नंबर 2, एक्टिव मेंबर्स, यानी जो पार्टी के गतिविधियों में, पार्टी के अलग अलग रोल में अपना एक योगदान देते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन देते हैं. थर्ड होते हैं उसके फॉलोअर्स. इसमें कॉमन मैन भी हो सकता है, जो आम आदमी किसी पार्टी को फॉलो करता है तो उसे फॉलोअर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रोल और फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में कि किस पॉलिटिकल पार्टी का रोल और फंक्शन क्या होता है. तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. पहला फंक्शन तो ये है पॉलिटिकल पार्टी का. इसको फॉर्म ही इसलिए किया जाता है कि इसके थ्रू जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करके कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे. नेक्स्ट, फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट जनरल पब्लिक. दूसरा इनका जो वर्क होता है वो ये होता है कि अलग अलग पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हैं जो कि इन केस अगर ये गवर्नमेंट में आए, यानी अगर इनको सत्ता मिली तो ये कंट्री पर अप्लाई करेंगे और प्रोग्राम्स जो ये बनाएंगे. थर्ड पॉइंट, फॉर्म टू रन द गवर्नमेंट. तो इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन होता है वेन एवर दे विन द इलेक्शन दे रन द गवर्नमेंट, वो सरकार चलाते हैं. प्ले डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग इन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली. नेक्स्ट रोल इनका होता है कि कानून बनाने में पार्लियामेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो पार्टी फॉर्म करती है उसको पार्लियामेंट का सपोर्ट होता है, तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तभी वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे. दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन इफ नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. अब वो पार्टी जो सरकार में है, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो वही पार्टी लॉ मेकिंग के प्रोसेस में मेनली इन्वॉल्व होती है. इसके अलावा जो पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती उन्हें अपोजिशन यानी विपक्ष कहा जाता है. अब विपक्ष का काम होता है गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, उनकी गुड पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना. शेप ओपिनियन एंड रेज पब्लिक इशूज़. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, कि वो पब्लिक के इशूज़ को रेज़ करते हैं, पब्लिक के मुद्दों को उठाते हैं और पब्लिक ओपिनियंस को जनरेट करने में वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं. प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड अप्लाई वेलफेयर स्कीम्स थ्रू देयर लीडर्स. अब सरकार में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी उसको आम इंसान तक पहुंचाने में भी पार्टी के एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स का योगदान होता है. यानी पार्टी के जो लीडर्स गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उनकी मशीनरी से कनेक्ट करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स तक उनको, कॉमन मैन को पहुंचाने के लिए एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स का रोल होता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो इस पॉइंट को आपकी जो बुक है उसने डिफरेंट मैनर में समझाया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या होगा. यानी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉर्म में लोग कंटेस्ट ना करें इलेक्शंस और गवर्नमेंट ना चले तो क्या प्रॉब्लम होगी. तो पॉइंट नंबर 1, एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट. यानी हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो अपने लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही पॉलिसीज़ बनाएगा और वो कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. तो नो प्रॉमिस कुड बी मेड एंड यूनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट पॉसिबल. तो हर इंसान अपने क्षेत्र के लिए अपने काम करेगा और एज अ होल वो कंट्री या स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री, जो कि मैंने आपको समझाया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिस्टर्स और एक पॉलिटिकल पार्टी से फॉर्म होती है. तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो गवर्नमेंट बनना बहुत मुश्किल होगा और कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा. यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टुवर्ड्स देयर कॉन्स्टिट्यूंसी. अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम नहीं है तो चुने जाने वाले सभी कैंडिडेट्स केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे. देयर विल बी नो मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉमन पब्लिक इशूज़.
तो आम पब्लिक के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, यानी पूरे कंट्री के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। नो अदर एजेंसी गैदर एंड रिपोर्ट पब्लिक ओपिनियन एंड देयर डिमांड्स। अब क्योंकि कोई भी पर्सन कोई कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो वो कंट्री के इश्यूज़ को पब्लिकली ना तो रेज़ करेंगे, ना कंट्री के कॉमन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो नेसेसिटी या इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को एक डिफरेंट वे में समझाया गया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या होगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन इन योर 10th क्लास, द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1, वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, नंबर 2 एंड 3 मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी ऐसा कंट्री जिसमें केवल एक पार्टी है, सिंगल पार्टी, जैसे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। 2 पार्टी सिस्टम, जहाँ 2 पार्टीज वन बाय वन जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट रन करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए। एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें बहुत सारी पार्टीज अलग अलग एरियाज में वर्क करती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया। सो इफ़ यू टॉक अबाउट वन पार्टी सिस्टम, तो इन वन पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड रन गवर्नमेंट। तो इस सिस्टम में केवल एक ही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वही एक पार्टी सरकार चलाती है। वन पार्टी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। 2 पार्टी सिस्टम का क्या तरीका होता है या किस तरह से 2 पार्टी सिस्टम वर्क करता है। तो पावर यूजुअली ट्रांसफर्ड बाय इलेक्शंस बिटवीन 2 पार्टीज। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ऐसा होता है कि कई बार डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग्स टू रिपब्लिकन पार्टी। इससे पहले जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी सरकार वहाँ पर चल रही थी। इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। बट 2 पार्टी सिस्टम में कुछ स्मॉलर पार्टीज भी कभी कभी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 पार्टीज भी एग्जिस्ट करती। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टी पार्टी सिस्टम एक्सप्लेनेशन। सो मोर देन 2 पार्टीज हैव चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज भी सरकार बना सकती हैं। कोalition गवर्नमेंट एंड अलायंसेज आर द फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में गठबंधन यानी कोalition, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिस्टम है। इसके अलावा जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। नाउ लेट अस सी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर कि पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री में किस तरह से लीगली वर्क करेंगी, तो उनको कौन ऑथोराइज करता है, यानी उनको रिकॉग्नाइज करने वाली बॉडी कौन है। तो हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको मान्यता देते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना होता है खुद को। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्रीटेड इक्वली बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है। बट कुछ पार्टीज़ हैं जिनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ और यूनिक सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कंट्री में स्टैब्लिश्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा समाजवादी पार्टी। पार्टीज रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्शन कमीशन में जो पार्टीज रजिस्टर होंगी उनको हम बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज और रजिस्टर्ड पार्टीज विद द इलेक्शन कमीशन। नाउ अब हम देखेंगे एक नया और डिफरेंट टॉपिक, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में बेसिकली आपके सिलेबस में 2 कैटेगरीज हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अब किसी पार्टी को हम कब कहेंगे कि वो नेशनल पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस, ये नेशनल पार्टी है इंडिया की, तो इनको हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नेशनल पार्टीज है। तो फॉर बिकमिंग अ नेशनल पार्टी देयर प्रेजेंस इन कंट्री वाइड इन सेवरल स्टेट्स, यानी नेशनल पार्टी की जो प्रेजेंस है, उनकी जो मौजूदगी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो कंट्री या तो फुल कंट्री पर या बहुत सारे स्टेट्स पर होता है। नंबर 2, फॉलो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एप्लीकेबल एट नेशनल लेवल्स। ये पार्टीज जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स फॉलो करते हैं वो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं, यानी नेशनल लेवल पर ये पॉलिसीज और स्कीम्स बनाते हैं। अब एक पार्टी जो कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट्स लोकसभा में सिक्योर करे और असेंबली इलेक्शंस में जीते कम से कम 4 सीट्स इन लोकसभा, तो ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो जाने के बाद रिकॉग्निशन मिल ही जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। बट कुछ आपकी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस में कुछ सीट्स जीते, या इसके अलावा वो कम से कम 4 सीट्स लोकसभा में जीत कर आए अलग अलग स्टेट्स में, तब उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर लेगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज,
देयर प्रेजेंस इज इन अ पर्टिकुलर स्टेट और रीजन ऑफ स्टेट। स्टेट और रीजनल पार्टीज का सिस्टम ये होता है कि उस पार्टी का जो प्रेजेंस है, जो इन्फ्लुएंस है, वो किसी स्टेट या पर्टिकुलर रीजन जैसे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उस एरिया में होता है। ये जो पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं वो रीजनल लेवल पर अप्लाई होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल उत्तराखंड या बिहार या तमिलनाडु में जो स्टेट पार्टीज हैं वो अपने स्टेट के लिए वर्क करता है। सेकंड पॉइंट, follow their third point, when a party secure at least 6% of the total votes in assembly election or won at least 2 seats in assembly election, it is recognized that state party। यानी कोई पार्टी जो कम से कम 6% टोटल वोट्स असेंबली इलेक्शंस में सिक्योर करे या मिनिमम 2 सीट्स असेंबली इलेक्शन में जीत जाए, तो ऐसी पार्टी को रीजनल और स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। Now, अब आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने नेसेसिटी और फंक्शंस के बारे में देखा, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है उसको समझा। इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज को सेकंड पार्ट में रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है और काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। अब हम चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और इसमें 2 कैटेगरीज 2 to 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1, इनसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ क्या हैं। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो इन दोनों पार्ट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चुनौतियाँ क्या होती हैं। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एमंग फ्यू लीडर्स। केवल कुछ बड़े लीडर्स के हाथों में पावर का कंसंट्रेशन, यानी कुछ ही लीडर्स के हाथों में पावर्स एक तरह से फिक्स हो जाना, इसको बोलते हैं पहला चैलेंज, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल इलेक्शंस। अब पार्टी में जब लीडर्स के हाथों में पावर फिक्स हो जाती है तो उनमें इंटरनल प्रमोशन और डिमोशन बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंटरनल इलेक्शन ऑन पॉलिटिक्स। नो मेंबरशिप रजिस्टर्स। ऐसा भी पार्टीज में सिस्टम फॉलो किया जाता है कि बहुत सारे लोग खुद को पार्टी का मेंबर तो बताते हैं बट एक्चुअली वो पार्टी के मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होते। यानी पार्टी का मेंबर कहने के लिए होते हैं बट एक्चुअली वो पार्टी के मेंबर होते नहीं है। और पार्टीज अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, केवल प्रोमिनेंट लीडर्स जो होते हैं उनका फिक्स होता है कि हाँ ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स डोंट नो मच इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टी मैटर्स। आम इंसान जो पार्टी के फॉलोअर्स हैं उनको पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि पार्टी किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रही है। So let us see the second challenge in front of political parties, that is dynastic succession, यानी वंशानुगत सिस्टम जिसको बढ़ावा दिया जाता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसमें एक ही फैमिली कंट्रोल करती है पॉलिटिकल पार्टी को। पॉइंट नंबर 1, पार्टी लीडर्स फेवर देयर फैमिली मेंबर्स। तो पार्टी के जो प्रोमिनेंट बड़े लीडर्स हैं वो एक पार्टी में फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं और उसी के मेंबर्स को आगे प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में एक ही फैमिली पार्टी के जो मेन पोजीशंस हैं उसमें डोमिनेंट होती है, यानी पोजीशंस को होल्ड करती है। अब उससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो कैपेबल लीडर्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते या तो वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, यानी पैसे और ताकत का इस्तेमाल। तो पार्टी के जो मेंबर्स हैं या एक्टिव मेंबर्स या फॉलोअर्स वो वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग ब्राइब्स और ऑफरिंग मनी। लीडर्स में इंट्रोड्यूस फियर ऑफ क्रिमिनल एक्ट। कभी कभी लीडर्स क्रिमिनल एक्ट्स का जो फियर है या डरा धमका को लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। रिच पीपल एंड कंपनी प्रोवाइड फंड्स टू पार्टी दैट अफेक्ट गवर्नमेंट डिसीजंस। तो अमीर लोग अपनी पॉलिसीज़ को, जो गवर्नमेंट उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने वाली है, तो उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाय यूजिंग देयर मनी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर इकोनॉमिकली, जिससे गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले जो रिच पीपल के सपोर्ट में हो। कभी कभी जो कैंडिडेट्स हैं नॉमिनेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी पावर, क्लियर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड वर्क बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी पावर। नेक्स्ट जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, जो एक प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। यानी कोई भी पार्टी जस्टिशिएबल चॉइस वोटर को कभी कभी नहीं दे पाती है कि हाँ हमारे पास एक बहुत अच्छा लीडर है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही देगा। तो वोटर्स के सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किसको चुनें जो हमारे लिए एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। डिक्लाइन इन मैनर्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ लीडर्स। अब बहुत हद तक ये भी देखा जाता है कि लीडर्स किसी तरह के अपनी रैलीज में भड़काऊ भाषण देते हैं या लोगों को गलत मैसेज पहुंचाते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देकर उनको मैनिपुलेट करते हैं, या ये भी होता है कि कभी कभी कई बार बैड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उनकी जो विचारधारा है उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग गलत दिशा में मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनका माइंड एक तरह से चेंज हो जाता है। सेल्फ प्रोग्रेस बिकम अ ग्रेट इशू। अब पार्टीज में मेंबर्स में ये होड़ है कि हमारा अपना डेवलपमेंट पहले हुई, हालांकि उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है देश और जनता को आगे बढ़ाने के लिए। Now let us see some reforms that were introduced in our country for the improvement of political parties in India.
तो रिफॉर्म्स का मतलब होता है वो सुधार जो प्रीवियस ईयर्स में किए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसमें सुधार लेकर आए हैं। तो इसमें कुछ सजेशंस आएँगे और कुछ लॉज़ आएँगे। नंबर 1 जो सबसे फेमस है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल-बदल कानून भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है, रोकता है एमपीज़ और एमएलएज़ को पार्टी चेंज करने से। क्लियर? उसका क्या रीज़न होता है कि पार्टी वो चेंज करेंगे? ठीक, इन रिटर्न ऑफ कैश रिवॉर्ड और ब्राइब और टू बिकम अ मिनिस्टर इन अ मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी। यानी जो पार्टी गवर्नमेंट में है तो उसमें दूसरी पार्टीज़ के मेंबर कभी-कभी जॉइन कर लेते हैं फॉर ब्राइब और कैश रिवॉर्ड्स। अगर वो ऐसा करते हैं तो लेजिस्लेचर उनकी सीट और उनके इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है एफिडेविट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम मनी और क्रिमिनल एक्ट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो इलेक्शन में रिड्यूस करना चाहते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे? कि हर मेंबर जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको एक एफिडेविट फाइल करना होगा और अपनी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी होगी। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। कैंडिडेट अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी एजुकेशन, वर्क और अगर उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो इसका रिकॉर्ड पब्लिकली पब्लिश करेगा। और ये रिकॉर्ड आप एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, वोटर ऐप, उस पर भी देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, इसमें ये सिस्टम बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन हैड पास्ड एन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना है कि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में रेगुलरली इलेक्शन सिस्टम कंडक्ट करना पड़ेगा। यानी जो लीडर्स हों पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो इलेक्टेड होंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनकर आएंगे। पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको चुना जाएगा और पार्टी अपनी जो भी उसको चैरिटी मिलती है या जितनी भी इनकम होती है जहाँ से भी, तो उसके लिए वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो दीज वर द लॉज रूल्स मेड बाय सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन फॉर रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखते हैं इसमें जो उस सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1, ऐसे लॉज बनाए जाएँ जिससे इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पार्टी उसको रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नंबर 2, पार्टी शुड बी गिवन इलेक्शन टिकट टू एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वीमेन इन इलेक्शन। पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स जो उनके साइड से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो कम से कम महिलाएं हों, यानी एटलीस्ट 30-60% वुमेन हो। सी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इट मीन्स गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। हालांकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट दूसरी पार्टीज को प्रोवाइड करे फंड की वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपने बेसिस पर एक्सेसिव मनी का यूज़ ना करें। तो ये एक सजेशन है। लास्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल मूवमेंट एंड मीडिया हैज़ टू मॉनिटर एक्टिविटी ऑफ पार्टीज। आम इंसान, मीडिया और दूसरे रिसोर्सेज को भी पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल एक्टिविटी के बारे में अप टू सम एक्सटेंट नॉलेज हो। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से हम जानते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया।